4 मार्च 1980 उस समय का यूएस नेवी का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट कार्गो शिप निकलने के कुछ समय बाद एक मैसेज करता है कि एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन ये जहाज का सबसे आखिरी मैसेज था। उसके बाद उस जहाज के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। फिर आता है उससे और चौंकाने वाला हादसा। 5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान की, जिसे फ्लाइट 19 के ग्रुप से भी जाना जाता है, इसे जो लीड कर रहे थे वो थे चार्ल्स टेलर, जो कि एकदम सीनियर और वॉर के स्पेशलिस्ट माने जाते। जिसके बाद अचानक से सभी प्लेन गायब। इन तीनों जगहों को मिलकर एक ट्रायंगल बनता है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। तो कोई कहता है कि ये रास्ता टाइम ट्रैवल का है और इसका आंकड़ा पहुंच गया 21, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके कैप्टन ग्रिफिन को बरमूडा ट्रायंगल के पास एक बोट दिखाई देती है जो कि एक अजीबोगरीब हरकतें करती है। एक्चुअली उस बोट के ऊपर क्या हो रहा था वो देखने के लिए उसे सच्चाई के ऊपर भरोसा ही नहीं होता। 1872 में मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलता है, लेकिन 4 मार्च 1918 प्रथम विश्व युद्ध का समय है। उस समय का यूएस नेवी का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट कार्गो शिप यूएस साइक्लोप्स अपने 306 यात्रियों और 11,000 टन मैंगनीज के साथ ब्राजील के लिए निकलता है। मौसम एकदम साफ था। जहाज निकलने के कुछ समय बाद एक मैसेज करता है कि एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन ये जहाज का सबसे आखिरी मैसेज था। उसके बाद उस जहाज के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। ना कोई लाश, ना जहाज, ना मलबा। ये यूएस नेवी की उस समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। फिर आता है उससे और चौंकाने वाला हादसा। 5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान की, जिसे फ्लाइट 19 के ग्रुप से भी जाना जाता है, वो अपने 14 क्रू मेंबर के साथ ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं। उसका टास्क एकदम सिंपल था। फ्लोरिडा से चिकन रॉक के ऊपर बॉम्बिंग करके ग्रेट बहामा होके वापस फ्लोरिडा आ जाना। इसे जो लीड कर रहे थे वो थे चार्ल्स टेलर, जो कि एकदम सीनियर और वॉर के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। जब वो निकलते हैं तब फिर से मौसम एकदम साफ था। 2 घंटे के बाद मौसम बिगड़ने लगता है और चार्ल्स का कंपास काम करना बंद कर देता है। फिर वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, वो भी काम नहीं करता। और यही सेम इंसिडेंट बाकी फाइटर प्लेन्स के पायलट के साथ भी होते हैं। चार्ल्स को लगता है कि हमें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, पर बाकी क्रू मेंबर्स को लगता है कि वेस्ट की तरफ। तभी शाम को 7 बजे एक पायलट कहता है कि उसे 100 फीट की ऊंचाई के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। जिसके बाद अचानक से सभी प्लेन गायब। उसको ढूंढने के लिए यूएस मरीन का एक रेस्क्यू प्लेन अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ जाता है, पर क्या वो ढूंढ के आता है? नहीं, वो भी गायब। जिसके बाद यूएस विश्व का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाता है, लेकिन आज तक ना कोई प्लेन मिला, ना कोई लाश, ना मलबा, बिल्कुल साइक्लोप्स की तरह। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये दोनों हादसे जिस जगह पे हुए उस जगह को आज हम जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल्स के नाम से। पर इन खौफनाक घटनाओं के पीछे कोई यूएस सरकार की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, या फिर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट? तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। नॉर्थ अटलांटिक सी के पश्चिमी भाग में फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड, इन तीनों जगहों को मिलकर एक ट्रायंगल बनता है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। पर इसे ये नाम ना पहले से नहीं मिला, इसके पीछे भी एक थियरी है। 1964 में विंसेंट गिदीज ने बोसी मैगजीन्स में द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नाम से एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उस समय तक हुई सबसे खौफनाक घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। फिर क्या था, लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे, जैसे कि सी मॉन्स्टर और एलियन जहाजों को खा जाते हैं। तो कोई कहता है कि ये रास्ता टाइम ट्रैवल का है, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पे जाया जा सकता है। ऐसी न जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियां। पर किसी ने सच ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसमें ही मजा आता है। क्योंकि डरावनी कहानियों से ज्यादा मजेदार और रोचक कुछ नहीं, और सच तो बोरिंग होता है। इसके ऊपर धीरे धीरे मूवीज और टीवी सीरीज बनने लगी और इसका आंकड़ा पहुंच गया 21, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जिसके बाद एलिन ऑस्टिन और मैरी सेलेस्ट की कहानियां भी वायरल हुई, जो कि इससे भी डरावनी है। ध्यान से सुनिएगा। 1888 में एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। उसके कैप्टन ग्रिफिन को बरमूडा ट्रायंगल के पास एक बोट दिखाई देती है, जो कि एक अजीबोगरीब हरकतें करती है।
एक्चुअली उस बोट के ऊपर क्या हो रहा था वो देखने के लिए वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को बोट के ऊपर भेजता है। तब ये शॉकिंग चीज पता चलती है कि बोट के ऊपर तो कोई है ही नहीं, बोट का सामान वैसा का वैसा है, यानी कि कोई भी क्रू मेंबर्स नहीं। फिर उस बोट को वो अपने साथ लेके न्यूयॉर्क की ओर निकलता है, लेकिन 2 दिन के अंदर वापस तूफान आता है और उस बोट को तहस नहस कर देता है। लेकिन जब वो बोट दिखाई देती है तब फिर से उस बोट के ऊपर कोई क्रू मेंबर्स नहीं, लेकिन बोट वैसी की वैसी। उसे सच्चाई के ऊपर भरोसा ही नहीं होता और वो बात जाके अपने शिप ओनर को बताता है और शिप का ओनर इसे शापित जहाज मान के जर्मन कंपनी को बेच देता है, जो उसका नाम मेटा रख देती है, जो कि एक कोइंसिडेंस है। 1872 में मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलता है, लेकिन फिर से बरमूडा ट्रायंगल के पास कहीं खो जाता है। 1 महीने तक उसका कोई अता पता नहीं। करीब 1 महीने के बाद वो जहाज दिखाई देता है, लेकिन उस जहाज के ऊपर कोई भी क्रू मेंबर्स नहीं। शाम को लगाया गया डिनर भी वैसा का वैसा, जहाज में एक खरोंच तक नहीं, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो लोग गए कहाँ। ब्रूस डर्नोन की हकीकत तो टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल से भी आगे है। ये जानकर आपको रियल में शौक जरूर लगेगा। वो फ्लोरिडा से बहामास के लिए निकलता है, जिसकी दूरी होती है 250 मील। जिस दूरी को पार करने के लिए उसके प्लेन को मिनिमम 1.5 घंटा लगता ही लगता है। लेकिन जैसा ही वो प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के तूफान में एंट्री करता है, वो प्लेन मात्र 45 मिनट में फ्लोरिडा से बहामा पहुंच जाता है। लगाना शौक, जिसके ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी, बियॉन्ड द बरमूडा ट्रायंगल। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इतने दर्दनाक हादसे होने के बाद भी बरमूडा ट्रायंगल विश्व की टॉप 10 खौफनाक जगहों में भी नहीं आता और यूएस नेवी और गवर्नमेंट भी बरमूडा ट्रायंगल शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि ये शब्द मात्र पॉप कल्चर का ही हिस्सा है, जिससे मात्र मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंटरीज, टूरिज्म इकोनॉमी वालों की ही दुकान चलती है। ला ट्रिब्यूना की रिपोर्ट्स के अनुसार इस इलाके में आज तक 75 प्लेन और शिप्स गायब हुए हैं, जो कि पूरे विश्व में हो रहे हादसों के मामले में एक छोटा सा नंबर है। अगर ये वाकई में इतना डेडली होता तो यूएस सरकार उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया कब का घोषित कर चुकी होती। अब रही मलबा न मिलने की बात, तो ये एरिया 35 से 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे भूसे में सुई ढूंढने जितना कठिन है। यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट 19 के पायलट चार्ल्स टेलर पहले 2 बार इस तरह से अपना रास्ता भटक चुके थे और बहामास को फ्लोरिडा तक समझ लिया था। और रही कंपास न चलने की बात, पूरी पृथ्वी में 2 पोलिंग सिस्टम है। पहला मैग्नेटिक, कि जिसे आज हम उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं, एंटार्क्टिका वाला, और दूसरा है जियोग्राफिक पोल सिस्टम, जो कि पृथ्वी की रोटेटिंग एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है और इससे एगोनिक लाइन जनरेट होती है और उस लाइन के एरिया में कंपास वर्क नहीं करता। शायद क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ भी वैसा ही हुआ था। 1492 में वो भी उस एरिया से गुजरे थे, तब उसका कंपास भी वर्क नहीं कर रहा था और उसने भी ऐसी बात बताई थी कि 100 फुट की ऊंचाई से एक रोशनी नीचे गिर रही थी। और ये एगोनिक लाइन काफी सालों से बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में ही एक्टिव है। शिप्स और प्लेन गायब होने में ज्यादातर ह्यूमन एरर ही जिम्मेदार है, ना कि कोई एलियन का जादू। कुछ थियरीज के अनुसार इस जगह पर मीथेन हाइड्रेट के फील्ड है, जहां बार बार मीथेन लीक होता है और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बादल जैसा एयर मॉक बनाता है, जिसकी स्पीड 170 किलोमीटर तक होती है और वो प्लेन से टकराते ही उसे क्रैश करने में सक्षम होता है। विश्व में सबसे ज्यादा हरिकेन चाइना के बाद फ्लोरिडा में आते हैं, यानी कि आप मौसम को बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आधे घंटे के बाद क्या होगा। और हम जब ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तब फ्रीक्वेंसी इल्यूजन काम करता है, जिससे कि जो हमारे दिमाग में चलता है हमें उस तरह की घटनाएं ही दिखाई देती है। मान लीजिए कि हम कोई कार परचेज करते हैं, उसके बाद हमें मार्केट में हमने जो परचेज की उसी कार की मॉडल्स की कारें दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि इसकी बिक्री बढ़ चुकी है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। अगर बरमूडा ट्रायंगल इतना ही खतरनाक होता तो ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता बिल्कुल नहीं होता। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।